fundamental electricity and light units. ये organic है, विद्युतीय, मौलिक, चार प्रकार की मौलिक इकाइयां हैं जो प्रयोग होती हैं। अगर मैं बता नए हो सबसे पहले जो इकाई होगी वो उनसे होगी, ठीक है। इस प्रकार की मासिक प्रणाली में जो लंबाई है उसको किस मापेंगे? जो भार है उसको समय है तो ठीक है। एफपीएस प्रणाली में भार को ओम में, समय को सेकंड में, लंबाई को फुट में होगा। दूसरी आ गई ठीक है, इसमें लंबाई सेंटीमीटर, भार ठीक है। तीसरी अपने आ गई लेकिन एमपीएस प्रणाली में थोड़ा सा संशोधन करके एक और प्रणाली को बनाया गया, इसको बोलते हैं लंबाई को, भार को, समय को एम्पियर में, ठीक है। क्या प्रकार की प्रणाली है? एफपीएस, सीपीएस, एमपीएस, एमपीएस, ठीक है। एफपीएस प्रणाली में लंबाई को फुट में, भार को पौंड में, समय को सेकंड में। सीपीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में, समय को सेकंड में। एमपीएस प्रणाली को लंबाई में मीटर, किलोग्राम, ठीक है। साइक्लिक यूनिट है टाइम की। एमपीएस प्रणाली में ठीक है। लंबाई है सेंटीमीटर में, भार है ग्राम में, समय को हाँ सही नाम से पता लगेगा। जैसे सीजीएस लिख दिया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस लिख दिया फुट पौंड सेकंड, एमपीएस लिख दिया मीटर किलोग्राम सेकंड, एमपीएस मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। नाम याद रख लो, जो चीजों में आप बनाओ अपने आप याद किलोग्राम, किलोग्राम अपना मतलब उसके है
कोई भी आगे कभी भी पूछ दे तो अपनी चीजें पता होनी चाहिए क्या चीज है। सबसे पहला होता है सुधार। पदार्थ के चीज होगा, हर वस्तु पदार्थ है, दूध एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, तेल एक पदार्थ है, ठीक है, या बोतल एक पदार्थ है। यानी ये जो चीज सामने रखी हो, जो चीज सामने रखी हो, इसमें किसी भाव जिसको आप इंद्रियों से महसूस करके उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। हर वो चीज जो स्थानीय रहेगी इसके निश्चित होगा, हर वो क्या कहलाएगी? पदार्थ। ठीक है, दोनों सा है, कोई भी चीज है ये पदार्थ है, इसमें वजन भी है, इसको रखने में आसान भी है, कुछ एरिया कवर करेगी तो ये है पदार्थ। ठीक है, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जितना खींचेगा, ठीक है, धरती किसी पदार्थ को जितना खींच सकती है वो उस पदार्थ का क्या होगा? भार। मेरा वजन ज्यादा है तो मैं धरती में ज्यादा खींच सकता, ये अभी है क्यों है? धरती कम है। अगर इसमें मैं इसको उड़ा दूं डबल क्यू इसको बाहर निकलेगा तो आगे में मतलब धरती ज्यादा खींचने लगेगी। आप चांद पे जाओगे आपका भार कम हो जाएगा, क्यों? मेरा वहां गुरुत्वाकर्षण कम है, ग्रेविटी नहीं, गुरुत्वाकर्षण की खेच ही अपना भार है। ये चीज ये है। उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान की चीज है, भार पता लग गया, वस्तु पता लग गई, ठीक है। अब ये वस्तु भी है, इसका भार भी है, लेकिन द्रव्यमान की चीज होगी इसके अंदर मौजूद पदार्थ, ठीक है। अब ये है बोतल है, इसके अंदर पानी है, तो जितना पानी इसके अंदर है उतना ही इसका द्रव्यमान है। इसके अंदर थोड़ा सा और उसका क्या है? इसी वस्तु के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा क्या बोलेगी? उसको द्रव्यमान। ठीक है, या उसके अंदर कितना आ सकता है या उसके अंदर कितना है। कार्य करने की दर को गति बोलते हैं। नहीं वो स्पीड होगी, किसी गतिशील वस्तु की गति की दर स्पीड होगी, रफ्तार की दर। यानी कि अपनी एक बस है, ये है गाड़ी, कुछ भी है, कोई गतिशील वस्तु है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही है, वो कितने टाइम में कितनी दूरी कवर कर रही है, तो उसकी है कंसेप्ट है। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु की गति ठीक है, समझिए।
का गुरुत्वाकर्षण बल अलग लगेगा, हर वस्तु पर, तो हर वस्तु का भार भी अलग लगेगा। ठीक है, द्रव्यमान इसी पदार्थ के अंदर, तो इसी वस्तु के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा, यानी कि कोई खाली बर्तन है उसके अंदर आप कितना पानी डाल सकते हैं, कितने पत्थर रख सकते हैं, कितनी मिट्टी डाल सकते हैं। ठीक है, वो फिर क्या है, द्रव्यमान। फिर आ जाएगी स्पीड। स्पीड क्या होगी, अपने कितनी दूरी तय करी, कितने सेकंड में करी, उसको आप उसमें भाग दे देंगे तो अपनी क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। ठीक है, ये साफ कर दूं। पहले भी करा चुके हैं, दोबारा क्या है, लेकिन 5-7 बच्चे आएंगे, पूरी आसान बात है, चलना नहीं होगा। तीनों नियम बिल्कुल आसान भाषा में सीखो, कभी नहीं होगा। ठीक है, पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु है तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसका ये बल ना लगाए। ठीक है, ये बोतल है, अगर मैं इसको बल ही ना लगाऊं, इससे ये मुंह कर दे नहीं करेगी। ये पहला नियम है कि भाई जो कोई वस्तु है वो तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। नियम समझ में आ गया, ये वस्तु अपने तो नहीं रहेगी, तो है नहीं। जादू की घड़ी है मेरे पास, नहीं है ना, मैं उठा के इसको इधर रखूंगा या खिसका के इसको इधर रखूंगा। ये पहला नियम है, किसी वस्तु को खिसकाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा वो वस्तु नहीं वहां से हटेगी। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि बल को जिस दिशा में लगाया जाएगा, बल को जिस दिशा में लगाया जाएगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी। मैं इसको इस साइड खिसकाऊंगा तो इसी साइड खींचिए, इस साइड खिसकाऊंगा तो इस साइड खींचिए। दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये तो नहीं है कि भाई वहां मैं खिसकाऊंगा ये इस साइड के लिए तीसरे नियम के साथ खिसकाएंगे। दो नियम समझ में आ गए। पहला नियम
तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम, जिस दिशा में बल लगाया जाएगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी, नीचे बैठेगी। तीसरा नियम क्या है कि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी अपने ऊपर विपरीत बल लगाए। ठीक है, अब मान लो ये बोतल थोड़ी सी भारी है, इसके अंदर 10 किलो वजन है। ठीक है, अब मेरे को इसको किस करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अपन किसी चीज के ऊपर बल लगाते हैं तो वस्तु भी अपने ऊपर बल लगाती है। उदाहरण के लिए एक गेंद का उदाहरण दिया जाता है, गद्देदार गेंद को दीवार की तरफ मार, आपने दीवार की तरफ मार दिया, लेकिन दीवार ने क्या किया, वापस प्रतिक्रिया करते हुए गेंद को आपके पास वापस टाइम। ये तीसरा नियम है, जब भी आप किसी वस्तु को बल लगाएंगे तो वस्तु भी विपरीत बल लगाएगी। लगाए चाहे थोड़ा नहीं लगाएगी। हाथ से करेंगे किसी वस्तु को खिसकाने के लिए नहीं पता लगेगा, लेकिन कोई चीज फेंक के मारो वापस आएगी ना, दीवार पे फेंक के मारो वापस आएगी, तो उसमें ज्यादा बल लगेगा तो वस्तु के ऊपर ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, न्यूटन के नियम समझ गए, बिल्कुल आसान से है। कोई वस्तु जब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। दूसरा नियम, जिस दिशा में वस्तु पर बल लगाया जाएगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी। तीसरा नियम, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु भी अपने ऊपर विपरीत बल लगाएगी। बिल्कुल लगाओ, शायद कम लगाए लेकिन लगाएगी। हो सकता है महसूस भी नहीं करो तो किसी समय तो महसूस हुआ लेकिन वस्तु अपनी जगह से नहीं हटना चाहिए, जो उसकी है उसकी होना रहेगी। अब जो एक बस में बैठे, ठीक है, बस इस साइड डाल रही है, एकदम ब्रेक मारते हैं, आगे बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, बस ने तो रोक दिया बल, लेकिन तेरा बल का ज्यादा बल है, इस साइड ज्यादा बल है, इस साइड मुझे ज्यादा नहीं लगेगा। वही बात अगर बैक साइड ज्यादा लग रही है, एकदम लोग माल में नहीं लेके जाओ पीछे हो गए, झटका किसने होगा, बाइक को पेट्रोल का स्ट्रेट कर दो, झटका लगेगा नहीं लगेगा, वो इसलिए लगेगा। कोई वस्तु उसकी चीज है तो गति से ऊर्जा में आना नहीं चाहती, उसका विरोध करेगी, ऐसे करेगी मतलब आगे करेगी तो विपरीत बल लगेगा, वो किस तरह नहीं। ठीक है, विद्युत करंट कौन होता है? इलेक्ट्रिक करंट कौन होता है? इसके लिए हम पूछ सकते हैं। अब पंकज, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा खड़े हो बता दे। शायद बताओ ठीक है, नेविगेशन क्या है? बंद इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे करेंगे, ये चीज समझाई थी। एक और किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? परमाणु। ठीक है, परमाणु कुछ ऐसा नहीं है, इस साइड दिखेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर की कक्षा में ये है इलेक्ट्रॉन है। लेकिन निश्चित है भाई, पहली कक्षा में दो रहेंगे, दूसरे में चार रहेंगे, तीसरे में आठ रहेंगे, उसमें थोड़ा रहेंगे, ऐसे निश्चित है। अगर किसी में कम या ज्यादा है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज करने के लिए उसको गति करनी पड़ेगी।
एच चलने की कोशिश करेगा। ऐसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रभाव में लगेगा। ठीक है, उस प्रभाव को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। हर चीज के अंदर एटम है, मेरे अंदर एटम है, हर चीज के अंदर परमाणु है। परमाणु की संरचना ऐसे ही सब चीजें बनी। ठीक है, उससे ज्यादा कठोर है, चाहे जिसकी कंप्लीट है वो कठोर है, तो फिर से करंट प्रभावित नहीं हो सकता। अपने कम है, एटम ऊपर नीचे है, अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने अंदर अगर आप कोई फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने प्रभाव में लग जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी बल के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इसको आई से लिखेंगे और एंगल में बात करेंगे। ठीक है, अगर बोलते हैं भाई देखो करंट कितना है, 5 एम्पीयर, तो आप लिखोगे आई बराबर है 5 एम्पीयर। ठीक है, साथ में रहेगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल नाम से पता है, विद्युत को वाहक कहेंगे तो जाने वाला जो बल होगा क्या होगा, विद्युत वाहक बल। यानी कि जिस बल से इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में या किसी वस्तु में गति करते हैं, उस बल को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये परमाणु गति करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जिस बल के साथ गति करेंगे। अब इसको बताने के लिए मैंने बल लगाया है, इन्वर्टर के लिए यहाँ काम आते हैं, मैंने इसको बताने के लिए बल लगाया है, जादू की छुट्टी वाली बात तो नहीं है ना। उस बल को इलेक्ट्रॉन को मार के पीछे चला रहा हूँ, जिस बल से, उस बल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। शोर में लोग इसको किए हैं। ठीक है, इसको किस चीज में मापते हैं, वोल्ट में। समझिए, वोल्टेज से क्या होती है, इनको बोलते हुए आपको सुना, जो चीज इलेक्ट्रॉन को चलाएगी, करंट को चलाएगी, करंट को आगे आगे चलाती रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, जिस बल के साथ चलाएगी उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। समझिए, चेयर वाला एग्जांपल बहुत आसान है समझने के लिए। इस चेयर को करंट मान लो या इलेक्ट्रॉन मान लो, मेरे को वोल्टेज मान लो। ठीक है, मैं इसको चला रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन हवा में चल रहा है, मैं क्या होगा, वोल्टेज मैं इसको चला लगे हूँ, तो जिस बल से चला लगे हमको क्या है, ईएमएफ। ठीक है, वोल्टेज को भी वोल्ट में माप लेंगे, ईएमएफ को भी वोल्ट में माप लेंगे, क्यों मापेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज है वही तो ईएमएफ लगा रही है। मैं इसको बल लगाऊंगा तो काम तो मन गया है, कहीं मेरी चालेगी ना मेरा होगा। वोल्टेज में कहीं बल लगाया है तो बल भी वोल्ट में ही बनता है। समझिए इसी में प्रतिरोध क्या चीज होगी, पहले ही बताया था है, कोई बताओ अगले प्रतिरोध क्या चीज होगी, सही तो याद रहे इसी पदार्थ का है जो अंदर बनाने वाले वादा होता है, इसे बना लेता है, इसे ओम का पता है, याद नहीं क्या होगा, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह जो उसके अंदर से बहने वाले विद्युत धारा या करंट का मार्ग है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि गुजरने नहीं देगा करंट को, वो गुण के क्या होगा, प्रतिरोध को। ठीक है, ये प्लास्टिक है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसमें करंट नहीं गुजर सकता, अपना प्रतिरोध थोड़ा
एक बस है, बस रोड की तो नाम लगी है, ठीक है। बस क्या है? करंट है, जो उसको चलाने लग गया वो क्या है? वोल्टेज है, जिस फोर्स से चलाने लग गया वो क्या है? ईएमएफ है। अब ये बस चलाने लगी, यहाँ पर दीवार आई, जो दीवार आई सॉकेट जाने से गई वो क्या है? प्रतिरोध है। अगर ब्रेकर टाइप है यानी कि प्रतिरोध कम है तो बस ऊपर से निकल जाएगी, समझिए, यानी कि करंट आराम से गुजर जाएगा। तो समझिए प्रतिरोध की चीज हुई वो गुण हो गया जिसका करंट रुकेगा। अगर प्रतिरोध कम है तो करंट कम रुकेगा, अगर ज्यादा है तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस लकड़ी का मेरे को दो तार है, तार में करंट है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन चलने लग रहे हैं, ठीक है, गति कर रहे हैं। एक बार अगर मैं इस लकड़ी को लगा देता हूं तार, करंट को नहीं आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी? इसकी दीवार मजबूत है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। कि वो करंट में पानी के अंदर ले लूं, इसे लोहे की चीज ऊपर ले लूं, चल जाएगा, वो क्यों चल जाएगा? उनकी दीवार है ही बिल्कुल नामात्र प्रतिरोध हर एक चीज में होता है, लेकिन इसी में कम इसी में ज्यादा, ठीक है। ये चीज समझिए। ओम का नियम क्या है? जो अपनी करंट है और वोल्टेज दोनों क्या है? समान है, समानांतर है, यानी कि जब करंट बढ़ेगा तो अपनी वोल्टेज बढ़ेगी, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों चीजें प्रतिरोध के विलंबानुपाती है, यानी कि प्रतिरोध की होती है। प्रतिरोध बढ़ेगा करंट घटेगा, करंट घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, कभी घटेगा, ठीक है। यानी कि करंट वोल्टेज के समानुपाती, वही करंट प्रतिरोध के करंट और वोल्टेज तो साथ साथ चलेंगे। अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, अगर करंट बढ़ेगा करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगी, ठीक है। लेकिन प्रतिरोध ये चीज उल्टा चलेगी, करंट को अगर आई किसका बराबर है? वोल्टेज, ठीक है। तो वही करंट इसके अनुपाती है रेजिस्टेंस R। करंट वोल्टेज के बराबर है, बराबर होने का मतलब क्या है कि जब करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी, एक चीज में से घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, कहने का मतलब ये, ठीक है। लेकिन करंट है तो प्रतिरोध के अनुपाती है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। ये होगा, ऐसा नहीं है सारी भौतिक व्यवस्था समान होनी चाहिए, अभी बढ़ेगा। ये भी आप बारिश में बैठे हो, बैठ जाओ, उधर नहीं होगा, उधर अब ये लकड़ी ले लिया अपने प्रतिरोध के मान से, इसको गिली कर देंगे तो इसके अंदर से घट जाएगा, समझे। तो भौतिक व्यवस्था से समान नहीं होनी चाहिए, कोई धूप बारिश नमी उष्मा ऐसा कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, तभी हम नहीं सिद्ध होते, ठीक है। समझ में आया होगा? बिल्कुल आसान है, तो तुम्हारे बताने वाली बात।
ऊर्जा एनर्जी समझ आ सकता है क्या एनर्जी की चीज है समझ इसको पावर आओ किसी दिमाग में बात आ रही हो मेरे को एनर्जी की चीज है उसका पता तो पता नहीं पता समझ पता नहीं कार्य करने की क्षमता क्षमता कार्य करने की क्षमता क्या होगी एनर्जी होगी अब जैसे मैकेनिकल कम एनर्जी है मोहित एनर्जी क्या एनर्जी है एनर्जी का मतलब ये है कि यू तो काम क्या कर सकते हैं यू काम कम कर सकते हैं यानी कार्य करने की कैपेसिटी क्या होगी एनर्जी होगी इसका नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है भाई ऊर्जा तो है उसको ना तो बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है इसके रूप को बदला जा सकता है इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा है हमने बनाई तो बनी ठीक है हमने क्या वो इससे लगा दिए और बैटरी चल दी इससे यांत्रिक हो इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनेगी विद्युतीय ऊर्जा बनेगी तो सौर ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा बनी ठीक है अपन इंजन लिया उसका जनरेटर जोड़ दिया तो मैकेनिकल ऊर्जा दी यांत्रिक ऊर्जा दी उस ऊर्जा को आपने विद्युतीय ऊर्जा बना दिया अपन को उसमें क्या है उस ऊर्जा को आप किसी काम में ले जाएंगे ठीक है अपनी क्षमता बढ़ती है एनर्जी ऊर्जा है तो दोनों का मतलब ये हर एक चीज के अंदर ऊर्जा है हर एक एटम के अंदर ऊर्जा है परमाणु गति हर एक चीज में करेगा हर एक परमाणु के अंदर न्यूक्लियस से एटम के न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो इधर उधर होते रहते हैं यानी कि ऊर्जा हमेशा हर एक चीज में चलती रहती है चाहे वो गति के अंदर है चाहे वो किसी चीज के अंदर है ठीक है अब ऊर्जा की प्रकार क्या होती है दो सबसे पहला ऊर्जा दूसरा गति ठीक है कोई भी वस्तु है अपने स्थान से नहीं गुजरेगी या अपने स्थान पर डटी हुई है टिकी हुई है वो वस्तु कौन सी ऊर्जा में है स्थिर ऊर्जा में जब वस्तु मोशन में आ जाएगी गति में आ जाएगी